क्लास 12th केमिस्ट्री की बेटा जी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों को यूजुअली जो है वो इन क्वेश्चंस को आंसर करना काफी ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट लगता है, तो मैं जो भी जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पे चैप्टर्स के अंदर बन रहे हैं वो सारे के सारे जो है वो बेटा मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉल्यूशंस के साथ। तो सॉल्यूशंस में जितने भी क्वेश्चंस जो है वो वाई से स्टार्ट होते हैं, जिसमें भी रीजनिंग है, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हो, बोर्ड के पुराने क्वेश्चंस हो या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें पूछ रखी हो, सब कुछ जो है वो बेटा जी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यहां पे जो है वो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस के अंदर पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास ये है कि व्हेन एंड व्हाई मोलैलिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी इन हैंडलिंग द सॉल्यूशंस इन केमिस्ट्री। मतलब मोलैलिटी को जो है वो ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दी जाती है एज कंपेयर टू मोलैरिटी, अगर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर सॉल्यूशंस से जो है वो डील करें। तो बेटा जी इसका सिंपल आंसर है जो कि ये क्या छिपा हुआ है कि जो मोलैलिटी है हम लोगों के पास, ये वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स जो हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूट के मोल्स जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, कुछ 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जो है वो हम लोगों के पास मोलैलिटी रहता है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ बिल्कुल भी वेरी नहीं करती। जबकि मोलैरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो रहता है मोलैरिटी। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, जिससे मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों के पास जो है वो मोलैलिटी को प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो हम लोगों के पास टेम्परेचर के साथ जो है वो वेरी नहीं करती। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी मूव कर रहे हैं। आगे है हम लोगों के पास व्हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर लोअर देन दैट ऑफ द वाटर। मतलब क्या है इसका कहने का, बहुत सिंपल है इस चीज को समझना। मान लीजिए बेटा ये हम लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर जो है वो वाटर प्रेजेंट था, ठीक है। अब ये वाटर ने जो है वो मैं यहां पे ये कवर कर देता हूं। ये मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं जो टॉप पे प्रेजेंट है, मतलब सरफेस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर जो है वो ग्लूकोज ऐड कर दिया। अब ग्लूकोज की जो है वो मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूशन के अंदर जब आएंगे तो ये इस तरह से ये वाले स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है। जिससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जो नीचे लाइंग वाटर का मॉलिक्यूल था हम लोगों के पास, वो अब यहां से सॉल्यूशन को छोड़ के ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारा सरफेस जो है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ने जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। जिससे क्या होगा, हम लोगों के पास वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को अब जगह नहीं मिल रही है ऊपर जाने में, क्योंकि ग्लूकोज ने जो है वो बहुत सारे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया। जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों के पास वाटर का प्रेशर जो है वो लोअर हो जाएगा, क्योंकि अब कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो यहां से जंप करके जो है वो बीकर के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो लोअर होगा वाटर से। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। इसको नोट कर लो बस। इसमें एक चीज जो मेन आपको ये जाननी है, ग्लूकोज एक नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपराइज जो है वो नहीं करता, सरफेस के ऊपर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, जिसकी वजह से जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स को अब जगह नहीं मिल रही है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। को इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन की अगर बात की जाए, इन दोनों को मिक्स किया जाए तो हम लोगों के पास जो है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ जो है वो हो रही है। तो बेटा जी ये देखो पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, ऑलरेडी मेरी काफी सारी वीडियो सॉल्यूशन पे जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। आई बटन के ऊपर जो है इन सॉल्यूशन की वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, तो जिसको भी जो है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वगैरह नहीं पता या ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस नहीं पता, तो वो वीडियो में जाके जो है वो देख सकता है। तो जिनको थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, बाकी तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूंगा बेटा जी। तो यहां पे क्या है, एकदम सिंपल सी चीज आपको ये जाननी है कि इथेनॉल के देखो बेटा अपने मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहां पे मैं इथेनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इथेनॉल का फॉर्मूला हम लोगों के पास है CH3CH2OH। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो करके बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम लोग इसके अंदर जो है वो साइक्लोहेक्सेन को ऐड करते हैं
तो ये बॉन्डिंग साइक्लोहेक्सेन के अंदर इतनी पावर होती है कि इस बॉन्डिंग को जो है वो ब्रेक कर दे। ठीक है, अब जैसे ये बॉन्डिंग ब्रेक होती है तो ये मॉलिक्यूल्स पहले बंधे हुए, तो इसका मतलब कम वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि जितना वो रैंडम होगा, जितना वो फ्री होगा, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करेगा, जितना वो बंधा हुआ है उतना कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो जैसे ही साइक्लोहेक्सेन को मैंने इथेनॉल के अंदर डाला, वैसे ही इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक हुई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने से अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री हो गए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो ऊपर आएंगे और वेपर प्रेशर को जो है वो एक्सर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इथेनॉल का जो है जब साइक्लोहेक्सेन डाला तो वेपर प्रेशर की वैल्यू बढ़ गई। अब इसी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या बोलता है कि अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो उनकी आपस की इंटरेक्शंस की वजह से जो है जो नेट प्रेशर उसको एक्सर्ट थ्योरेटिकली करना चाहिए था, उससे वैल्यू क्योंकि उसकी बढ़ गई है, क्योंकि बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है, मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए हैं, इसी को हम लोग जो है वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ हम लोगों के पास 1 मोल पोटेशियम का क्लोराइड 1 मोल यूरिया से जो है वो ज्यादा है। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहां पे ना आप इसको ऐसे समझ लो, जो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स आरटी, लेकिन ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो यहां पे जो है वो मैं वेंट हॉफ फैक्टर जो है वो ऐड कर रहा हूं, ICRT जो है वो हो गया, क्योंकि जो KCl का मॉलिक्यूल है ना बेटा, ये KCl का मॉलिक्यूल हम लोगों के पास जो है वो ब्रेक करने वाला है K पॉजिटिव में यहां पे, और जो है वो Cl नेगेटिव के आयन में जो है वो ब्रेक करेगा। अब जब ये ब्रेक करेगा तो ये 2 पार्टिकल्स के अंदर जो है वो हम लोगों के पास चेंज हो गया। अब जैसे ये 2 पार्टिकल्स में चेंज हुआ तो मेरे पास जो इसकी I की वैल्यू है ये यहां पे जो है वो 2 होगी। अब क्योंकि I की वैल्यू 2 होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, क्योंकि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है हम लोगों के पास काफी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो KCl का एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूरिया से जो है वो ज्यादा होगा। अब यूरिया ना तो बेटा जी डिसोसिएशन को कॉज कर रहा है यहां पे, तो उसका I की वैल्यू जो है वो 1 या 1 से थोड़ी कम जो है 1 ही जो है वो रहने वाली है। उसका I वाला जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से उसका जो पाई है, मतलब जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो कंपैरेटिवली KCl से जो है वो कम होगा। तो मेन आपको इसके अंदर ये समझाना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। KCl के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपने को 2 कंसीडर करने हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में जो है वो स्प्लिट हो रहा है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं, व्हाई वाटर जो है वो बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब उसके अंदर NaCl जो है वो डाल दिया गया। बिल्कुल जो है ये गलत स्टेटमेंट है, अब इसको आप ध्यान से जो है वो समझ लो। ये मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही मैंने NaCl जो है वो मिक्स किया, ये व्हाइट कलर का मैं वाटर ले रहा हूं, तो NaCl जो है ये सरफेस पे ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेस को जो है ये ऑक्यूपाई करेगा। तो जो वाटर यहां पे प्रेजेंट है अब वो इसको छोड़ के जो है वो वेपराइज नहीं कर रहा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो है वो कम हो गया। अब इससे कम वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो हम लोगों के पास ऊपर जो है वो यहां पे जाने वाले हैं, तो जिससे प्रेशर जो है उसकी वैल्यू हम लोगों के पास रिड्यूस हो जाएगी। अब देखो, बॉइलिंग का मतलब होता है जब वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। अब यहां पे जब हमने बेटा जी NaCl को मिक्स किया तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हुआ। जैसे ही वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ तो इसका मतलब उसको ज्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, ताकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो हम लोगों के पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो है वो मैच कर जाए। इसका मतलब जब भी पानी के अंदर हम लोग NaCl डालेंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस से बट ऑब्वियसली जो है वो ज्यादा होगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो बेटा प्लीज सब्सक्राइब कर दो, आपके सब्सक्राइब करने पे ही मेरा मोटिवेशन जो है वो छिपा हुआ है। और शेयर कर दो अपने सब उन दोस्तों के साथ जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को जो है वो हवा मान के चल रहे हैं और थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो उनको रहती है। सबकी हेल्प जो है वो करने वाला है आम आदमी एकेडमी, आपका यार, आपका दिलदार जो है वो दोस्त आ गया। नेक्स्ट बेटा जी हम लोग बात करेंगे, व्हाई डू गैसेस nearly always tends to be less soluble in a liquid as the temperature is raised। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है बेटा जी कि जब हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो हम लोगों के पास जो सॉल्युबिलिटी है किस चीज का, गैस का, वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। ऐसा क्यों? देखो बहुत सिंपल है, जैसे ही देखो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी तो गैसेस का जो है वो प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो गैसेस जो है वो रैंडमली मूव कर रही हैं। अब जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा, गैसेस क्योंकि रैंडमली अब मूव कर रही हैं तो वो सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएंगी और हम लोगों के पास जो है वो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको मैं थर्मोडायनेमिकली अगर आपको समझाऊं तो यहां पे आपको क्या लिखना है कि डिसोल्यूशन किसी भी गैस का लिक्विड के अंदर जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है। ठीक है, क्यों एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? देखो इतनी सारी एनर्जी से मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। अब अगर मैं उन मॉलिक्यूल्स को बांध दूं पानी के अंदर डाल के या किसी चीज के अंदर भी लिक्विड में सॉल्युबल करके, तो अब उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी थी, जो इतना रैंडमली मूव कर रहे थे, वो कम होगी। अब वो एनर्जी चेंज किस में हुई? वो एनर्जी जो है वो हीट में चेंज हो रही है। इसीलिए डिसोल्यूशन जो है हम लोगों के पास गैसेस का किसी भी लिक्विड के जो है वो सॉल्यूशन के अंदर जो है वो एक्सोथर्मिक रहता है। अब देखो एक्सोथर्मिक है, जहां पे भी एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एज पर द लीच-एटलियर प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज ही होगी। तो दोनों तरीके से जो है वो आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे देखो हम लोगों के पास द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज इज डिटरमाइंड बाय द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट compared to the theoretical molecular mass which observed value when determined by the Bamberg। मतलब यार एक सिंपल सी चीज है, ये कह रहा है यार अपने पास ना दो सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से समझो। ये कई बार NaCl के केस में भी क्वेश्चन जो है वो बहुत सारी जगह पे दे रखा है। मैं दोनों केसेस लेके चल रहा हूं, मान लो NaCl हो या KCl हो, कोई सा भी हो। दूसरी साइड पे अपना इसका कंपैरिजन जो है वो चल रहा है किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। अब देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से जो है वो हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट इज I टाइम्स KF टाइम्स मोलैलिटी, ये हम लोगों के पास जो है वो रहता है। अब क्वेश्चन यहां पे ये ध्यान देने वाला है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है। अब ग्लूकोज जो कि C6H12O6 है, ना तो ये एसोसिएशन कॉज कर रहा है ना ही ये डिसोसिएशन कॉज कर रहा है। अब क्योंकि ना ये एसोसिएशन कॉज कर रहा है ना ये डिसोसिएशन कॉज कर रहा है, इस पर्टिकुलर केस में I की वैल्यू जो है वो 1 रहने वाली है और हम लोग जो भी फॉर्मूला से जो है वो मॉलिक्यूलर मास को निकालने वाले हैं वो एकदम करेक्ट मॉलिक्यूलर मास जो है वो आने वाला है। जबकि अगर मैं NaCl और जो है यहां पे KCl की वैल्यू से कंपेयर करूं तो इन दोनों केसेस में अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, कंप्लीट डिसोसिएशन क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो दो में डिसोसिएट कर रहा है। सिमिलरली K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो में डिसोसिएट कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर दो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूट के जो है वो हो रहे हैं या डबल हो रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं इसको फॉर्मूला को मॉलिक्यूलर मासेस को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं तो सॉल्यूट पहले ही टूट गया, उसका क्या मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमने निकालना है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग ग्लूकोज को जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से एकदम करेक्टली जो है वो निकाल सकते हैं, लेकिन NaCl और KCl की वैल्यूज जो है वो हम लोगों के पास नहीं निकलेंगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। ठीक है, इसको जो है वो मैंने यहां पे स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लो। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो कि डिसोसिएट कर रहा है और हमारे पास जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। ये सारी की सारी कहानी जो है बेटा जी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं आगे। Why the sodium chloride solution freezes at lower temperature than the water? अभी मैंने बताया, देखो यहां पे क्या हुआ, ये हमने जो है वो एक बीकर ले लिया, ये हमारा जो है वो बीकर बन गया बेटा। अब इसके अंदर जो है वो हमने वाटर डाल रखा है, वाटर ने जो है वो कुछ प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर रखा है, बहुत सारे प्लेस को जो है वो, क्योंकि हमने सोडियम क्लोराइड भी इसमें डाल रखा है तो सोडियम क्लोराइड ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है। अब देखो क्योंकि इसका वेपर प्रेशर जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाएगा, किसी भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड वेपराइज तो करता नहीं है, वेपराइज नहीं करता इसका मतलब वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, पानी को जगह दे नहीं रहा बाहर निकलने के लिए। तो पानी को अगर जगह नहीं दे रहा वो तो वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब उसको सॉलिडिफाई करना इजी है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स उठ उठ के बाहर उछल उछल के नहीं जा रहे हैं। उसके मॉलिक्यूल्स को सॉलिडिफाई करना आसान है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जब भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम लोग किसी भी सॉल्वेंट में डालते हैं तो वेपर प्रेशर जो है वो
कम हो जाता है उसका, इसलिए उसको फ्रीज जो है वो लोअर टेम्परेचर पे ही हम लोगों काबू कर लिया यार, मॉलिक्यूल्स को जगह ही बंद कर दी पानी के निकलने की। क्या निकलेगा, जमेगा ही जमेगा यार, उसमें क्या है ना। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस बट स्टिल इट डिसॉल्व्स इन वाटर रेडिली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसको कैसे समझना है कि NaCl के जो इसको NH4Cl को, जब मैं अमोनियम क्लोराइड को, मैं यहां पे लिख रहा हूं NH4Cl को, जब मैं पानी में डाल रहा हूं तो ये डिसोसिएट कर रहा है NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसको तोड़ने के लिए जो है वो एनर्जी चाहिए। अगर इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए तो ये कौन सी रिएक्शन हो रही है हम लोगों के पास, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रही है। क्वेश्चन ये आता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट करना पड़ेगा, लेकिन जब इसको पानी में डाल रहा है तो एकदम रेडिली जो है ये घुल रहा है। अब देखो, अब यहां पे थर्मोडायनामिक्स का क्या प्रिंसिपल आ रहा है, आप यहां पे ध्यान से देखो, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। किसी भी रिएक्शन के अपने आप होने के लिए हम लोगों के पास बेटा जी एक ही फंडा चाहिए, डेल्टा G लेसर देन 0, जिसकी जो है वो फ्री एनर्जी गिब्स की नेगेटिव होगी, वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली जो है वो होने वाली है। अब देखो, जब बेटा मैंने एक सॉलिड फॉर्म का जो NH4Cl था उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दिया, उसके कटायंस और एनायंस वाले पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो उसकी जो एंट्रोपी है, उसकी जो रैंडमनेस है, पहले यार मैं सॉल्ट के साथ बंधा हुआ हूं, अब मैं खुला हो गया, मेरा कटायन अलग जा रहा है, एनायन मेरा अलग जा रहा है, जिसकी वजह से एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 है, एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। अब अगर एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाला फैक्टर जो कि एक टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक नेगेटिव फैक्टर है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होने के कारण ये नेगेटिव वाली टर्म काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा G है, उसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यार थर्मोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं क्लियर है, तो आप एक सिंपल भाषा में इसको समझ लो, एक गिब्स फ्री इक्वेशन है हम लोगों के पास। यह इक्वेशन हम लोगों के पास जो है डेल्टा G गिब्स एनर्जी को बता रहा है और डेल्टा H जो है वो एंथैल्पी चेंज को बता रहा है, T किस टेम्परेचर पे रिएक्शन जो है वो हो रही है, और डेल्टा S एंट्रोपी जो कि एक रैंडमनेस को जो है वो मॉलिक्यूल्स की बता रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। नेगेटिव करने के लिए अपने पास जो है, क्योंकि एंट्रोपी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, तो T डेल्टा S जो है वो हम लोगों के पास जो है वो बहुत बड़ा हो गया डेल्टा H से, जिसकी वजह से डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं आगे। वाई एक्वेटिक स्पीशीज ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ठंडे पानी के अंदर रेदर देन गर्म पानी के अंदर? अभी यार तो बहुत सिंपल है, देखो एक्वेटिक स्पीसीज को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन वो कहां से ले रहे हैं यार, वो ऑक्सीजन वहां से ले रहे हैं पानी के अंदर डिसॉल्व, और कहां से, सिलेंडर थोड़ी ना लगा रखा है किसी ने, तो इसका मतलब पानी में जो है वो ऑक्सीजन डिसॉल्व है। अब पानी में ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है, वो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, अभी मैंने पीछे क्वेश्चन में बताया, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। भैया जब टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, तो ज्यादा सांस लेना पड़ रहा है ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए, जबकि जब टेम्परेचर लोअर है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा है, तो वो कम सांस लेके ही उसका जो है वो कंफर्टेबल फील करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो सांस लेने से पूरी हो रही है। ये नहीं है कि उसको बार बार सांस लेके ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ग्रैब करना पड़ रहा है। इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं ठंडे पानी में यार मजा आता है उनको, गर्म ही किसको पसंद है, ये चीज जो है वो आपको यहां पे ध्यान देनी है। ठीक है जी, आई होप बेटा जी ये जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आगे देखो बेटा जी, हम लोगों के पास यहां पे वाई लिक्विड अमोनिया बोटल्स जो है, जिस बॉटल्स के अंदर लिक्विड अमोनिया जो है वो भरा होता है। अब अमोनिया जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं, NH3 जो है वो अमोनिया है। किसी भी बॉटल के अंदर मान लो इसको हमने भर रखा है, तो उसको जो है वो पहले आइस के अंदर डाल के ठंडा क्यों किया जाता है ओपन करने से पहले? अब देखो, अब यहां पे क्या है, जैसे ही उसको हम लोग ठंडा करेंगे बॉटल को, तो वैसे ही उसका जो भी रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स थे वो थोड़े से सेटल डाउन कर जाएंगे, थोड़े से आराम से धैर्य रखने वाले हैं। उनको खोले, पहले गर्म है यार, बॉटल गर्म है तो उनको यार जगह मिल रही है, वो निकल निकल के इधर उधर जो है वो घुसते फिरेंगे। ठंडा करने से जो है मॉलिक्यूल थोड़े ठंडे हो जाएंगे, थोड़े कम मूव करेंगे तो जो है वो इजीली जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है, अब इसको यहां पे टेक्निकली समझ लेते हैं। रूम टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ अमोनिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है, तो कूल करने से, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे मान लो हम लोग ओपन कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर होने की वजह से जैसे ही खोलेंगे सारी गैस जो है वो लीक कर जाएगी, जिसकी वजह से हम उसको पहले ठंडा कर लेते हैं, जिससे उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि टेम्परेचर जो है
जैसे जैसे कम होगा वेपर प्रेशर की वैल्यू वैसे वैसे जो है वो कम होने वाली है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है एकदम से स्प्लैश आउट जो है वो नहीं करेगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है, अब अगर ये प्याज काटते हुए आपको रोना आ रहा है तो ये सवाल आपको जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो कटिंग ऑफ द ओनियन स्टेक्स फ्रॉम द फ्रिज इज मोर कंफर्टेबल। नोटिस करना इस चीज को, ठंडा प्याज, वैसे फ्रिज में ओनियन लोग कम रखते हैं, लेकिन हाँ अगर मान लो आपने ऑलरेडी पील करके जो है वो काट के रखा हुआ है उसको अगर आप फर्दर कट कर रहे हो तो वो जो है वो कम रुलाएगा। जो गर्मी में पड़ा हुआ बाहर रूम टेम्परेचर में पड़ा प्याज अगर आप उसको काट रहे हो तो ज्यादा रुलाने वाला है। कारण क्या है इस चीज का? लोअर टेम्परेचर पे द वेपर प्रेशर इज लो। जब प्याज का टेम्परेचर लो है तो उसका वेपर प्रेशर लो है, वेपर प्रेशर लो है तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है, उसके लेस वेपर्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, जो कि कम वेपर्स आपकी आइज में जो है वो कांटेक्ट में आएंगे। कम वेपर जब आइस के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो केमिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, जो वेपराइज होकर आपकी आंखों में आके उछल के आपको रुला रहे हैं, वो कम रीच करेंगे तो कम रोना आएगा, ज्यादा रीच करेंगे तो ज्यादा रोना आएगा। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे, वाई डज द प्रेशर कुकर रिड्यूस द कुकिंग टाइम? प्रेशर कुकर जो है वो हम लोगों के पास कुकिंग टाइम को रिड्यूस क्यों कर रहा है? अब देखो, प्रेशर बढ़ता है किसी भी चीज का तो हम लोगों के पास उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिड्यूस हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर जो है वो एक्सर्ट हो रहा है, तो बॉयल जो है वो जल्दी ही कर जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होने की वजह से चीजें जल्दी जो है वो गल जाती हैं या पक जाती हैं। इसीलिए प्रेशर कुकर के अंदर जो है वो कुकिंग टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, द वेट ऑफ द लिड डू नॉट अलाउ द स्टीम टू गो आउट, एज अ रिजल्ट द प्रेशर इनसाइड द कुकर बिकम्स हाई, हायर प्रेशर लोअर इज द बॉइलिंग पॉइंट, सो फास्टर इज द कुकिंग। तो लोअर बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से चीजें जल्दी बॉयल कर जाती हैं, जल्दी कुक हो जाती हैं। ये आपको समझ में आ गया। अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं और गाड़ियां सुबह स्टार्ट करते हुए जो है वो रोते हैं, तो उनको जो है वो ग्लाइकोल डाल लेना चाहिए पानी के अंदर, कार के रेडिएटर्स में, इन कंट्रीज के अंदर, जो भी कोल्ड कंट्रीज है। अब देखो, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करता है? लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डाला, जिससे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अब -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका मतलब पानी जमेगा नहीं, पानी जमेगा नहीं तो प्रॉपर जो रेडिएशन का कूलिंग सिस्टम है आपकी गाड़ी का वो प्रॉपरली वर्क करेगा, जिसकी वजह से हम लोग इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें डालते हैं, जो कि एक कूलेंट की तरह जो है वो हम लोगों के पास काम करता है और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लो कर देता है। पानी नहीं जमता, गाड़ी नहीं फटती, खराब नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो यहां पे देखो, ये बहुत सिंपल है, ऑलरेडी जो है वो हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। 0.1 मोलैरिटी अगर हमारे पास जो है वो यूरिया प्रेजेंट है और 0.1 मोलैरिटी हम लोगों के पास जो है वो मैग्नीशियम का क्लोराइड प्रेजेंट है, तो ये यूरिया का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये लोअर होगा, कम होगा एज कंपेयर टू। ये बेटा जी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वेंट हॉफ फैक्टर पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। डेल्टा टीएफ जो है वो I टाइम्स KF इंटू में मोलैरिटी के बराबर है। अब यहां पे मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो पानी में डालने से हम लोगों के पास एक तो मैग्नीशियम और 2 क्लोराइड आयंस के अंदर जो है वो डिसोसिएट कर जाता है। I की वैल्यू इसकी 3 हो जाती है, जिससे ये 3 टाइम्स KF टाइम्स M के बराबर जो है वो हो जाता है। अब क्योंकि ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसका जो डेल्टा TF है, मतलब जो चेंज इन इसका फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों के पास हो रहा है, वो जो है वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू यूरिया अगर हम लोग कंपेयर करें तो। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा हम लोग मूव कर रहे हैं। आगे देखो, द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय द डाइल्यूट इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द 3 सब्सटेंसेस, ये दे रखा है, सजेस्ट द ऑब्जर्वेशन। देखो अपने पास यहां पे क्या दे रखा है कि हमारे पास एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TB की बात जो है वो हो रही है। एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, KB टाइम्स जो है ये M के बराबर हम लोगों के पास जो है वो रहता है। ये इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब अब हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि मोलैरिटी तीनों की जो है वो क्या है, हमारे पास सेम है। एक है ऑर्डर A, एक है सब्सटेंस A, दूसरा है सब्सटेंस B, एक दे रखा है अपने पास ग्लूकोज। तो इसने बोला कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की जो है वो A की ज्यादा है, A की ज्यादा एलिवेशन है, तो ये देखो यहां पे एक फैक्टर आता है I अगर ये फैक्टर आ रहा है तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास I की वैल्यू जो है वो 1 है। अगर A का सॉल्यूशन ग्लूकोज से ज्यादा डेल्टा TB जो है वो शो कर रहा है अपने पास, इसका मतलब वो डिसोसिएट कर रहा है, वो टूट रहा है, क्योंकि सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। तो यहां से अपने को ये समझ में आती है कि यार A का जो डिसोसिएशन है वो ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, और ऐसे ही अगर B की बात की जाए तो B की ग्लूकोज से कम है।
तो बी इसका मतलब जो है, देखो ग्लूकोज का तो 1 है, इसका मतलब 1 से छोटा है, उसका आई 1 से छोटा आई तभी होगा जब ये बी वाला मॉलिक्यूल जो है वो हम लोगों के पास क्या करेगा, एक एसोसिएशन जो है वो शो करेगा, और ये ए वाला मॉलिक्यूल हम लोगों के पास क्या शो कर रहा है बेटा जी, ये डिसोसिएशन जो है वो शो कर रहा है। तो यही हम लोग जो है वो सजेस्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वन लिक्विड टू अनदर कॉज द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर। ऐसा क्यों? देखो यही चीज है कि एडिशन ऑफ एक लिक्विड के अंदर अगर दूसरा लिक्विड हम डाल रहे हैं तो उनका जो वॉलेटिलिटी है वो डिफरेंट है, ठीक है। मान लो एक का वॉलेटिलिटी ज्यादा था पहले, तो वो ज्यादा वेपर्स में जो है वो कन्वर्ट हो रहा था। जैसे ही मैंने उसके अंदर जो है वो दूसरा एड ऑन कर दिया तो उसने बहुत सारे स्पेस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लिया आके। अब वो मॉलिक्यूल्स को उतना आसानी से बाहर नहीं जाने दे रहा जो पहले फ्रीली जो है वो जा रहे थे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर्स के अंदर जो है वो वेरिएशन आ जाती है जब भी हम लोग दो सॉल्यूशंस को जो है वो मिक्स करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। अगर तो कोई नॉन वॉलेटाइल लिक्विड हम लोग डाल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही कम कर देगा उसको, बाकी डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी ऑफ द दोनों लिक्विड्स के ऊपर को कितना फ्रीली और इजीली जो है वो चीजें मूव करके बाहर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, एक सॉल्यूशन है जिसको हमने 2 मोल ग्लूकोज से प्रिपेयर किया, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं। एक सॉल्यूशन हम लोगों के पास ए है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला, 2 मोलैरिटी या 2 मोल जो है वो क्या ऐड किया, ग्लूकोज ऐड किया 1 लीटर के अंदर। चलो ये मान ली हमने बात। और सॉल्यूशन बी जो है वो हम लोगों ने प्रिपेयर किया। कैसे प्रिपेयर किया सॉल्यूशन बी? 1 मोल डाला आपने किसका, NaCl का। कितने में? 1 लीटर में, ठीक है। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होने वाला, कम होने वाला? क्या रीजन है इस चीज के? भाई बहुत सिंपल है, पाई इज इक्वल टू CRT टाइम्स आई। अब ग्लूकोज के केस में देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हम लोगों के पास ग्लूकोज के केस में जो है वो डबल है एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है अगर हम लोग मान के चलें सीधा सीधा तो इसकी 2 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है। लेकिन यहां पे पंगा क्या है, आई की वैल्यू NaCl के केस में, सॉल्यूशन 2 के केस में 2 है। तो यहां पे देखो अगर मैं सॉल्यूशन ए के प्रेशर की बात करूं तो वो होगा हमारे पास 2RT, और सॉल्यूशन बी के प्रेशर की बात करूं तो 2 टाइम्स 1RT, तो दोनों सेम ही हो गए, ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर वेंट ऑफ फैक्टर आ गया, क्योंकि वो डिसोसिएट कर रहा है NaCl का मॉलिक्यूल। NaCl जो है वो हम लोगों के पास दो जो है आयंस और कटायंस के अंदर जो है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट करेगा, जिसकी वजह से उसका आई वाली वैल्यू जो है वो 2 है। आई वैल्यू 2 होने की वजह से उसका जो प्रेशर है हम लोगों के पास, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बराबर जो है वो हो जाता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है ये मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो आप इसका, और जो है वो हम लोग आगे मूव कर रहे हैं बेटा जी। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द 2 सब्सटेंसेस इज नोन टू हैव सेम मॉलिक्यूलर मास व्हेन डिटरमाइंड बाय द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट मेथड टू बी डिफरेंट, वन was almost twice the other, give the comments and suggest the। यार अब हमने ना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकाला इसके अंदर, ठीक है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर मास है, दो हमने मॉलिक्यूल्स लिए जिनका सेम मॉलिक्यूलर मास था, लेकिन हमने क्या किया, उसको एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट वाले सिस्टम से जो है वो कैलकुलेट करना चाहा तो वो डबल आ रहा है। भाई डबल आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि अपने पास जो बॉइलिंग पॉइंट का जो हमारे पास आने वाला था, या जो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट उसका आने वाला है वो हमारे पास क्या है, Kb टाइम्स m है। लेकिन बार बार हम क्यों भूल जाते हैं कि साथ में वेंट ऑफ फैक्टर भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऑब्वियसली अगर एक का डबल है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है उसकी आई की वैल्यू 2 है, जबकि सारी कॉन्सेंट्रेशन सेम होना, मोलालिटी सेम होना, Kf की वैल्यू, सब सॉल्वेंट सेम रखने से भी अगर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू वेरिएशन आ रही है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल या तो एसोसिएट कर रहा है या वो डिसोसिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट पे जो है वो हमारे पास जो है वो डिपेंड करती है। तो इसलिए एक सॉल्यूट बट ऑब्वियसली जो है वो डिसोसिएट कर रहा होगा, इसीलिए उसके डेल्टा TB की जो वैल्यू है वो हम लोगों के पास ज्यादा आ रही होगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव करने से पहले यहां पे देख लेते हैं, कुछ और तो नहीं पूछा हुआ इसके अंदर। हाँ बस यही है, या तो वो एसोसिएट कर रहा होगा या वो डिसोसिएट कर। अगर वैल्यू डबल है तो वो डिसोसिएट कर रहा है, अगर वैल्यू हाफ हो रही है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट कर रहा है। ये कहानी सी यहाँ पे जो है वो मैंने लिख दी है इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इसको नोट कर लो। एक ये है और आगे थोड़ा सा जो है ये हमारे पास ये है, क्योंकि जो है आपको जो है ये क्लियर हो जाएंगी सारी की सारी चीजें। यहाँ पे जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है,
ठीक है, बाकी तो मुझे लगता है सारा सही ही होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। आगे, वट केयर इज जनरली टेकन ड्यूरिंग द इंट्रावेनस इंजेक्शन एंड वाई, मतलब कौन सी जो है वो अपने को सावधानियां बरतनी चाहिए जब भी हम लोग जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्शंस को जो है वो लगा रहे हैं। देखो यार, बॉडी के अंदर जब हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं तो हम लोग को कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस को बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करवा रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर वो सब्सटेंसेस का जो प्रेशर है वो हमारे सेल से मैच नहीं कर रहा होगा तो प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है। मतलब उसकी प्रेजेंस के अंदर हो सकता है सेल जो है वो श्रिंक कर जाए, ठीक है, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन का वेरिएशन आ गया, हो सकता है सेल श्रिंक कर जाए, हो सकता है सेल जो है वो अंदर से स्वेल कर जाए, उसके अंदर वो मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा एंटर कर रहा है। तो हम लोग बहुत ज्यादा सेलेक्टिवली उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को जो है वो चूज करते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर जो है जो भी चीज हम लोग जो है वो एंटर करवा रहे हैं या जो भी मेडिसिन की जरूरत है या कुछ भी चीज जो है वो है तो वो प्रॉपरली बॉडी के अंदर जो है वो जाए और बिना किसी स्वेलिंग के और बिना किसी जो है वो श्रिंकिंग के बॉडी के अंदर जो है वो सस्टेन कर जाए। ठीक है, तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो है कॉन्सेंट्रेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान जो है वो रखना पड़ता है ताकि बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम इन सब चीजों के इंजेक्शंस के बाद जो है वो ना आए। आई होप बेटा जी ये क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। आइसोटोनिक रखना पड़ता है, सेम कॉन्सेंट्रेशंस रखनी पड़ती हैं ताकि सेल को अपने को कोई दिक्कत जो है वो नहीं पहुंचानी है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मूव कर रहे हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। जब भी हम लोग हाई एल्टीट्यूड्स पे जो है वो जा रहे हैं तो एक एनॉक्सिया की प्रॉब्लम जो है वो सांस लेने की प्रॉब्लम जो है वो क्यों होती है? क्योंकि जैसे जैसे हाइट जो है वो बढ़ रही है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वहां पे प्रेजेंट वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी में जो है वो रिड्यूस हो जाती है और लोगों को जो है वो बहुत सारी समस्याएं जो है वो हाई एल्टीट्यूड्स पे फेस करनी पड़ती हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मर्क्यूरिक आयोडाइड को जो है वो इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI एंड द फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। अब यहां पे देखो बेटा जी हम लोगों के पास यहां पे क्या है कि मर्क्यूरिक का आयोडाइड मतलब जो हमारे पास HgI2 की बात हो रही है, इसको हम लोग जो है वो KI के साथ क्यों मिक्स कर रहे हैं और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रेज हो रहा है। अब देखो जब ये इसकी रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है Hg यहां पे I4, ये एक कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास बना रहा है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के एसोसिएशन से जो है वो इस कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके I की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो डेल्टा TF है होता किसके बराबर है? I टाइम्स KF इंटू में M। अब I की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा कम होगी, हो सकता है अप्रोक्सीमेटली जो है वो 3 मॉलिक्यूल्स या जो है वो हो रहे हैं तो 1/3 के आसपास जो है वो I की वैल्यू होगी, जिसकी वजह से हम लोगों के पास जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो जाता है? रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिक्रीज होंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसकी वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास इंक्रीज होगी। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर जो है उसको ये एडवाइस किया जाता है कि वो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट जो है वो ले, क्योंकि जैसे ही कॉमन सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एंटर करता है तो बॉडीज के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सेल की बढ़ जाती है। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ जाती है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहे हैं वो वॉल्स पे वो बढ़ जाता है, क्योंकि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन है। जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ज्यादा प्रेशर होगा, जिससे वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेगा, क्योंकि उसकी जो है वो वॉल्स रप्चर कर सकती हैं और जो है ये प्रॉब्लम जो है वो उसको हो सकती है। आई होप ये क्लियर है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल क्वेश्चन जो है इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। हाउ इज द स्प्रिंकलिंग ऑफ द सॉल्ट, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, helps in clearing the snow of the roads in the hilly areas and explain the phenomena। जब भी सॉल्ट को जो है वो हम लोग हिली एरियाज के अंदर जो है अगर स्नो को क्लीन करना है तो नमक जो है वो वहां पे डाल दिया जाता है। नमक डालने से आप ध्यान से समझना जो है वो क्या हो रहा है। जैसे ही नमक को जो है वो स्प्रेड किया जाता है स्नो जो है वो मेल्ट कर जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग जो है वो इसको ऐड करते हैं नमक को तो डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द सॉल्ट टेक्स प्लेस, इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द रोड। मतलब क्या है इसका कहने का कि जैसे ही नमक को डाला उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अभी मैंने बताया कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतना
कम जो है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो रहने वाला है। अब कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो जल्दी जो है वो मेल्ट कर जाएगी। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो यहां पे कि सेम टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है हीलियम से। याद रखो ये जो हमारे पास हेनरीज लॉ है हम लोगों के पास, ये हेनरीज लॉ हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है कि जो भी प्रेशर है वो KH टाइम्स x के बराबर है। ठीक है, अब यहां पे अगर हमारे पास जो है वो KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होने वाली है। यहां पे हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब उसका KH जो है वो लोअर होगा। तो KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी कम रहती है, और KH की वैल्यू जो है वो कम होगी तो सॉल्युबिलिटी जो है वो हम लोगों के पास ज्यादा होती है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाई डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लेस्ड इन द वाटर, दे स्लोली स्वेल्स अप एंड टर्न्स टू द ओरिजिनल फॉर्म। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा जी बहुत सिंपल है, अगर यहां पे मान लो ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है और इसके अंदर जो है वो हमने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इसको जो है वो डाल दिया, तो बट ऑब्वियसली पानी जो है वो इसके अंदर एंटर करेगा और ये अपनी ओरिजिनल शेप को जो है वो रीगेन कर लेगा। ऑस्मोसिस जो है वो इसके अंदर हो रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह जो है ये फ्रूट्स की मेम्ब्रेन्स जो है वो एक्ट करते हैं, जिससे बहुत सारा पानी जो है वो इनके अंदर एंटर कर जाता है और हम लोगों के पास जो है ये प्रोसेस एक्सेलरेटेड फॉर्म में जो है वो हो जाता है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो बेटा जी आप ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा जी हम लोग जो है वो मूव कर रहे हैं। Why does an azeotrope mixture distills without any change in the composition? तो ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर है ये डिस्टिल जो है वो बिना किसी कॉम्पोजिशन के चेंज के कैसे कर रहा है? तो आप एक अपने दिमाग में चीज बिठा लो, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑन बॉइलिंग फॉर्म्स वेपर्स, क्योंकि देखो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बोलते ही उसको है जिसका लिक्विड फेज और वेपर फेज के अंदर जो है वो सेम कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है। तो जैसे ही अगर मैं उसको बॉयल कर रहा हूं तो जो उसका कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था वही सेम कॉन्सेंट्रेशन जो है उसका वेपर फेसेस में जो है वो प्रेजेंट है। इसीलिए जो है वो इन्हीं को एजियोट्रोपिक मिक्सचर जो है वो हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इनका जो है वो सेम कॉम्पोजिशन हम लोगों के पास जो है वो रहता है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो सॉल्यूशंस के जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो है वो डिस्कस कर लिया है। होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत बढ़िया लगा होगा। सब्सक्राइब कर दो यार और सपोर्ट करो आम आदमी एकेडमी को।